नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। संविदा शिक्षक वर्ग 3 के अंतर्गत आपके प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही है और उसी के अंतर्गत आज और महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलते हैं हमारे आज के प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। राजस्थानी, रिक्त स्थान, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी हिंदी की उपभाषाएँ हैं। यानी कि राजस्थानी, उसके अलावा आपको ऑप्शन में से एक भाषा चुनना है। उसके अलावा पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी हिंदी की क्या है, उपभाषाएं। तो मराठी, पहाड़ी, संस्कृत या अवधी, ये आपको इनमें से एक सही आंसर बताना है कि राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी के अलावा हिंदी की उपभाषाएं जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी जो है वो है आपकी उपभाषाएं के अंतर्गत आती है और उपभाषा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, पहाड़ी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न जो है वो है कि संयुक्त अक्षर है, मतलब संयुक्त अक्षर कौन सा है, इसमें से आपको ये बताना है कि संयुक्त अक्षर कौन सा है। पहला ऑप्शन है कुम्हार, दूसरा है मिट्टी, तीसरा है बिल्ली और चौथा है दिल्ली। तो इसमें से संयुक्त अक्षर आपको बताना है। तो कुम्हार जो होगा वो होगा आपका संयुक्त अक्षर। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन जो है ए वाला इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपका, कुम्हार इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न जो है हंस शब्द का अर्थ है। हंस शब्द का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। ठीक है, हंस शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो हंसना, एक पक्षी, हंसिया या एक पशु। तो हंस एक प्रकार का पक्षी है, तो हंस शब्द का अर्थ होगा एक पक्षी। ठीक है, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है जो अवयव वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं वे रिक्त स्थान कहलाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा है कि वे अवयव जो वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उनको क्या कहते हैं, ऐसा आपसे प्रश्न में पूछा है। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है अव्यय, दूसरा है निपात, तीसरा है संज्ञा और चौथा है शब्द। तो जो अवयव वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं वो कहलाते हैं निपात। यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न इसी प्रकार देखें। तो अगला प्रश्न है विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में क, ख, ट, थ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रिक्त स्थान हो जाता है। ठीक है, ये वर्णमाला से रिलेटेड प्रश्न है आपका। तो विसर्ग से पहले ई या ऊ, मतलब छोटा ई या छोटा ऊ हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है। ठीक है, विसर्ग आप समझते ही होंगे विसर्ग क्या होती है। तो विसर्ग होती है किसी भी शब्द के बाद में लगने वाली इस प्रकार की दो बिंदु, ये आपके विसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है श, श, र और ह। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा श षटकोण का। ठीक है, फ में से कोई वर्ण हो तो वो विसर्ग का श षटकोण हो जाता है। ठीक है, तो बी वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है पुष्प का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। पुष्प, पुष्प का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो पहला है सुसन, दूसरा क्षणप्रभा, तीसरा सुमन और चौथा है सुमन। अब यहाँ पर आपको मात्रा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो पुष्प यानी फूल, फूल का पर्यायवाची क्या होगा, तो सुमन। सी वाला जो ऑप्शन है जिसमें छोटे ऊ की मात्रा है ये आपका सही आंसर है। अब यदि आप सुमन आपको पता तो है कि सुमन, लेकिन उसमें मात्रा नहीं पता है तो आप डी वाला ऑप्शन लगा के आ जाएंगी, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी वाला जो ऑप्शन है सुमन वो आपका सही आंसर है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। जो नया आया हो के लिए एक शब्द में निम्न में से क्या है। जो नया आया हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। नए, नवागंतुक, नया या नवीन। ठीक है, तो जो नया आया हो उसको हम एक शब्द में कहते हैं नवागंतुक। यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है गायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। गायक का संधि विच्छेद आपको बताना है। गे धन अक, गय धन अक, गय धन अक और गाय धन अक। अब आपको गे धन अक और गय धन अक दोनों में अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, तो गायक का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका गय धन अक। ठीक है,
तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, गेय धन अक बराबर गायक होगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, पाप का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? पुण्य, निपाप, पुण्य या पुण्य? तो पाप का विलोम जो होता है वो होता है पुण्य। जो ए वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपका। पाप का जो विलोम होता है वो होता है आपका पुण्य। पाप का विलोम जो होगा वो होगा पुण्य। ठीक है, पुण्य इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? साम्राज्य, सम्मुख, सम्राट या सम्राज्ञी? ठीक है, तो सम उपसर्ग से बना शब्द हमको बताना है। उपसर्ग वो होते हैं, शब्दांश होते हैं, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो साम्राज्य में सम उपसर्ग नहीं है। सम्मुख में सम धन मुख, इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे तो यहाँ पर सम उपसर्ग है, और सम्राट में सम उपसर्ग नहीं है, और सम्राज्ञी में भी सम उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो सम धन मुख बराबर सम्मुख होता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है इसमें आपका सम उपसर्ग है। ठीक है, घर आंगन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। समास किसे कहते हैं और संधि किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दो वर्णों के मेल को समास कहते हैं, और दो शब्दों के मेल से बने पदों को आपका समास कहते हैं, और दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि दो वर्णों के मेल को तो हम संधि कहते हैं, और दो शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। ठीक है, समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे जो पूछा है वो पूछा है, घर आंगन शब्द निम्न में से कौन सा समास है? घर आंगन शब्द में तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या बहुब्रीहि है? ठीक है, तो घर आंगन शब्द यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, घर आंगन में आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न ये है कि बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? यहाँ पर आपके मिक्स्ड क्वेश्चन हमने लिए हैं। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन जिसमें मुहावरे, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, आपके वाक्य विचार, शब्द विचार, उसके अलावा आपके जो वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है, ऐसे सारे प्रश्नों का समावेश इस प्रैक्टिस सेट में हम कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ फिलहाल आप बताइए। ऑप्शन है पानी बरसना, क्रोध में आना, गिर पड़ना और इज्जत बचाना। तो बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ। अब आप मुहावरा कैसे पहचानेंगे ये भी हम आपको बताते हैं कि मुहावरा एकदम आपको जैसे कि बरस पड़ना, तो इसका एकदम अर्थ पानी बरसना, ये इसका गलत अर्थ हो जाएगा। गिर पड़ना ये भी गलत हो जाएगा। इज्जत बचाना ये भी गलत हो जाएगा। इसका बरस पड़ना से अर्थ वो क्रोध से रिलेट कर रहा है उसको, तो क्रोध में आना, बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ है क्रोध में आना। जो बी वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे बरस पड़ना, तो आप यूँ सोच लेंगे कि बरसता तो पानी है तो पानी बरसना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्रोध में आना बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, परिणति का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? परिणति का शुद्ध रूप आपको बताना है। तो परिणति का शुद्ध रूप पहला है पारिनवी, दूसरा है परिनवी, तीसरा है परिणति और चौथा है परिणत। तो परिणति का शुद्ध रूप में आप देखेंगे तो आप ऑप्शन कैसे लगाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है, क्योंकि परिणति का शुद्ध रूप पारिनवी तो होगा नहीं। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत। परिनवी भी नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत। अब बचा है परिणति और परिणत। तो परिणति दिया है हमको, तो परिणत भी यहाँ पर आपका हो जाता है गलत। तो बचता है एक ही ऑप्शन, और वही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, परिणति, इसमें छोटी ई की मात्रा र में और त में भी छोटी ई की मात्रा आएगी। तो परिणति, तीसरा वाला जो ऑप्शन है सी वाला, वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? ठीक है, सबसे पहले आप ये बताइए कि रस क्या होता है, रस की परिभाषा क्या है? तो काव्य को पढ़ते, सुनते या लिखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे साहित्य में हम रस कहते हैं। ठीक है, रस के 4 अंग है, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। और संचारी भावों की संख्या आपसे पूछ लें तो वो है 33। ठीक है, तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव होगा रति, श्रृंगार का होता है रति। ठीक है, और इसी प्रकार हास्य रस का हास होता है, और वात्सल्य का होता है आपका वत्सल। ठीक है,
तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव होगा वत्सल, और श्रृंगार का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका रति। वात्सल्य की जगह श्रृंगार या और भी अन्य रस पूछ सकते हैं, वीर रस, करुण रस, ठीक है, इसके अलावा अन्य रस भी पूछ सकते हैं। तो वात्सल्य रस का फिलहाल यहाँ पर वत्सल होगा स्थायी भाव, और श्रृंगार रस के दो भेद हैं, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम। श्रृंगार रस के अंतर्गत दो रस और आते हैं, वो होते हैं वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार, इसके दो भेद हम कह सकते हैं श्रृंगार रस के, ठीक है। तो जो वात्सल्य रस है उसका स्थायी भाव फिलहाल यहाँ पर वत्सल होगा। ए वाला ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होगा। अब अगला प्रश्न, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प आपको बताना है। भ्रांतिमान, यमक, अनुप्रास और संदेह, इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर संदेह हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है संदेह, कि सारी बीच नारी है कि नारी के बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पर आपको संदेह हो रहा है इसमें पंक्तियों में, तो यहाँ पर आपका होगा संदेह अलंकार। जो ए वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, यहाँ पर होगा संदेह अलंकार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम, प्रश्न है दिए गए शब्द का विलोम निम्न पंक्ति में से चुनिए। इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं ये भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो आपका प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम निम्न पंक्ति में से चुनना है। विलोम किसका चुनना है? अनिवार्य का। अब पंक्तियां क्या दी है ये देखिए आप। पंक्तियां दी है आपको, पहला है ऑप्शन ए वाला, वो दिया है शिक्षक को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसे कर्मठ, अनुशासित एवं अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। वैकल्पिक विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए, तभी वह छात्रों के हृदय को वशीभूत कर सकता है। अब आप इस प्रकार का प्रश्न पहले नहीं देखेंगे तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको देखना है अनिवार्य का, हमको इन पंक्तियों में से विलोम ढूंढना है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कैसे? वैकल्पिक विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। वैकल्पिक विषयों का भी यहाँ पर हमें सम्यक ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर अनिवार्य का जो विलोम होगा वो क्या होता है? वैकल्पिक। अनिवार्य यानी इसको करना जरूरी ही है, और वैकल्पिक यानी इसमें विकल्प है, आपको जरूरी नहीं है ऐसा। तो अनिवार्य का जो विलोम होगा वैकल्पिक। तो इस पंक्ति में दिया है वैकल्पिक विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए, तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन होगा सी वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी प्रश्न आते परीक्षा में आपके। और अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दावानल, इस शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुनना है। दावानल किसे कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सामान्य से आप पढ़ के जाएंगे कि जंगल में लगी आंख को कहते हैं, इसके लिए एक शब्द बताइए, तो आप कह देंगे दावानल। यदि आपने उसको ठीक से पढ़ा है कि दावानल शब्द, तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि जंगल में लगी आंख। तो इन्होंने प्रश्न को घुमा के पूछा है कि दावानल इस शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुनना है, तो जंगल में लगी आंख को ही दावानल कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन जंगल की आंख इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके इसके लिए कोई उचित शब्द बताइए। वर्णनीय यानी वर्णन करने योग्य, अवर्णनीय, अनुवर्णनीय और कथनीय। तो जिसका वर्णन नहीं किया जा सके उसे हम कहते हैं अवर्णनीय। जो बी वाला ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अमृत शब्द का अर्थ नहीं है। अमृत शब्द का अर्थ क्या नहीं है? पीयूष, सुधा, गंगाजल और अमीय। तो पीयूष भी अमृत शब्द का है, सुधा भी है और अमीय भी है, गंगाजल नहीं है। तो अमृत शब्द का अर्थ नहीं है, तो गंगाजल जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर नहीं पूछा है तो ये तीनों तो है, लेकिन गंगाजल नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा गंगाजल। अगला और आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। गिरहकट का समास विग्रह बताना है, ठीक है। ग्रहकट, ग्रह को तोड़ने वाला, ग्रह को पछाड़ने वाला और गिरह को काटने वाला। तो गिरह को काटने वाला गिरहकट कहलाता है। जो डी वाला ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो बने रहिए इस प्रकार के प्रश्नों के लिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। इसके अलावा आपके लिए अभी एक ऑफर आ रहा है जिसमें आपको सारी चीज़ें, संविदा शिक्षक वर्ग 3 की हिंदी की फ्री PDF
बाल विकास की फ्री पीडीएफ और संस्कृत की फ्री पीडीएफ उस ऑफर के अंतर्गत हम ला रहे हैं। तो अपने अधिक से अधिक सहपाठियों को इस चैनल से जोड़िए एडी एजुकेशन से। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से ज्वाइन करके हमारा टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रश्नों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।